नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाना मेरे लिए बड़ी उपलब्धि थी। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ मेरे सपने साकार हो सकते थे। जिस तरह की आर्थिक स्थिति से मेरा परिवार गुजर रहा था, उन सभी चीज़ों को वो दरकिनार करके एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे सामने खड़ा करता है। तो सबसे पहले मैं नवोदय विद्यालय को प्रणाम भी करता हूँ कि जिसके कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मैं एक सरकारी विद्यालय से आया हुआ था और 8वीं क्लास में आते आते मेरे सामने एकाएक सारा का सारा विषय अंग्रेजी मीडियम में हो गया। मेरी मजबूरी थी और एक घबराहट भी कि कैसे मैं अंग्रेजी मीडियम में सारा विषय पढ़ूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर उज्ज्वल आलोक, विश्वविद्यालय हिंदी विभाग BRA बिहार विश्वविद्यालय में बतौर सहायक प्रोफेसर कार्यरत हूँ। यहाँ तक पहुँचने से पहले मेरी जो अकादमिक यात्रा है, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से कस्बे नकटियान में हुआ, जो पश्चिम चंपारण में पड़ता है। यहाँ ही मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई और इसके बाद मेरी आगे की शिक्षा दीक्षा नवोदय विद्यालय में हुई। नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाना मेरे लिए बड़ी उपलब्धि थी। 10वीं के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए वृंदावन नवोदय को छोड़कर लोहरदगा नवोदय गया और कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ना शुरू किया। हालांकि भौगोलिक स्थिति बिल्कुल असामान्य थी और साथ ही सुविधा भी जो वृंदावन नवोदय में थी उससे कहीं कम थी। बार बार घर वालों का फ़ोन आता कि वह जगह असुरक्षित है और उस दौर में वहाँ पे काफ़ी जो माओवादी और इन सब चीज़ों का हिंसा हो रहा था, तो उसको लेकर के घर वाले घबराए हुए थे कि तुम वहाँ से छोड़ के चले आओ। लेकिन मेरी एक जिद थी कि नहीं, मुझे आधे में स्कूल नहीं छोड़ना। तो मैंने अपनी पूरी पढ़ाई लोहरदगा नवोदय विद्यालय से की, जहाँ मैंने कॉमर्स तो सीखा ही। मैं गुप्ता जी को प्रणाम करता हूँ कि गुप्ता सर ने मुझे कॉमर्स की बारीकी सिखाई। आज़ाद सर को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने इकोनॉमिक्स में बिहार में सेकंड टॉपर बनाया मुझे। और उसके बाद मैं हिंदी में डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने कॉमर्स का छात्र होते हुए, अंग्रेजी मीडियम का छात्र होते हुए मुझे हिंदी की बारीकियाँ सिखाईं। हालांकि इसके पहले रीना श्रीवास्तव, उन्होंने मुझको हिंदी में कविता लिखना सिखाया, उन्होंने कहानी लिखना सिखाई। तो ऐसे करके मेरी जो एक तरफ अकादमिक यात्रा में जो कॉमर्स चल रहा था, साथ साथ एक हिंदी भी मेरे साथ चल रही थी। लोहरदगा में पढ़ने के बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने गया। हालांकि जब रिजल्ट आया तो मेरे एक मित्र के बड़े भाई का पूरा प्रेशर था कि मैं कोलकाता सेंट जेवियर से पढ़ूं। उन्होंने वहाँ से सब कुछ पता कर लिया, दाखिले की बात कर ली। बावजूद इसके मेरे अंदर एक ये था कि मैं डेड सिटी में पढ़ने नहीं जाऊँगा, क्योंकि कॉमर्स पढ़ने का अर्थ था कि मैं ऐसे शहर में जाऊँ पढ़ने जहाँ फैक्ट्रियाँ हों, जहाँ काम काज अच्छे होते हों, जहाँ प्रैक्टिस किया जा सके। जबकि कोलकाता जो था वो डेड सिटी के तौर पे घोषित हो चुका था। वहाँ उद्योग स्थापित तो थे, लेकिन अब वो डेड हो रहे थे। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि भैया मैं दिल्ली जाऊँगा, और उनका भाई भी मेरे साथ उसी जिद के साथ दिल्ली चला गया और हम सब दोस्त जा कर के दिल्ली में पढ़ना शुरू किए। दिल्ली में जब मैं गया तो जिसके घर मैं रुका, मैं उनका नाम नहीं रखूँगा, लेकिन जैसे ही घर पे मैं उनके अपने बैग रखा, उनके पति ने पूछा कि ये कब तक रहेगा। यह मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि था, क्योंकि मैंने अपने ईगो के साथ समझौता नहीं किया और मैंने अपना सामान उठाया और दिल्ली के एक गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा, जहाँ पे 3 दिनों तक मुफ्त रहा जा सकता है, मैं वहाँ जा कर के रहा और जा कर के दिल्ली में जो कॉलेज है उसके बारे में पता किया। पहले इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, अखबारों में पढ़ करके और इंडिया टुडे में पढ़ करके हम जाते थे कि यहाँ ये कॉलेज है, इस चीज़ के लिए विशेषज्ञता है और इसकी रेटिंग ऐसी है। तो आज ये IT का दौर नहीं, आज की तरह IT का दौर वो नहीं था और कॉलेजों में अभी अलग अलग फॉर्म भरे जाते थे। तो हमने वहाँ से अपने कहें कि शीशगंज गुरुद्वारा से मैंने दिल्ली की शुरुआत की और फिर सत्यवती कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉमर्स सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी बना और फिर वहाँ से मैंने 2003 में जब ग्रेजुएशन मेरी पूरी हुई
तो उसी दौर में ग्रेजुएशन के पूरा होते ही मेरी नौकरी लग गई और मैं दिल्ली मेट्रो में कार्यरत हो गया। दिल्ली मेट्रो में लगभग 6 महीने काम करने के बाद मेरी इच्छा हुई कि नहीं, मैं इसमें उस तरह का काम नहीं कर सकता, मुझे कुछ अलग करना है। और मैंने टाटा AIG में बिजनेस एसोसिएट के तौर पे ज्वाइन किया। बिजनेस एसोसिएट के तौर पे भी जब मैं ज्वाइन किया, काम करते रहा और काम करने के दौरान बार बार जो हमारे अधिकारी होते थे, हालांकि काम बहुत अच्छा भी रहता था, बावजूद उसके वो कहें कि हमेशा एक प्रेशर डाले रहते थे कि नहीं, ये काम करना है, इतना काम करना है, ऐसे काम करना है और इंटेंसिव लेना है आपको। तो ये जो प्रेशर था जीवन से एक बेचैनी पैदा कर दिया। और वह भी 2005-06 के आसपास में, आज से 15 साल पहले सोच सकते हैं कि उम्र कैसी रही होगी। उसमें ये बेचैनी महसूस करना एक अजीब से मेरे अंदर में घबराहट सी लाने लगा। मैंने कहा मुझसे ये नौकरी नहीं होगी और मैंने टाटा AIG में बिजनेस एसोसिएट की नौकरी छोड़ दी। 2007 में मैं सोचा कि चलो एक सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूं और टारगेट रखा UPSC, सिर्फ और सिर्फ UPSC। कारण यह था कि मैंने BPSC उस समय दिया था और अंक अधिक आते हुए भी हमारा रिजल्ट नहीं आया था, कोर्ट में पेंडिंग था, जिसका कोर्ट हियरिंग बहुत बाद में हुआ। तब तक मेरे दिमाग से वो चीज़ें निकल चुकी थी। तो मैंने UPSC के लिए टारगेट किया और पढ़ना शुरू किया। उसी दौरान JNU में जाना आना होता था और JNU में अमित कुमार, जो कि अभी ट्रांसपोर्ट में कमिश्नर हैं गाजियाबाद में, उन्होंने कहा कि उज्ज्वल, जब तुम हिंदी लेकर के पढ़ना चाहते हो एक विषय, तो तुम JNU में क्यों नहीं आते? तो मैं कहा कि मेरा पहले कभी मेरी हिंदी कभी रही नहीं है और मैं एकाएक JNU में कैसे आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, तुम जो लिखते हो, कहानियाँ लिखते हो, मैं कविताएँ लिखते हो, मैं कभी कभी पढ़ा हूँ, तो मुझको लगता है कि तुम फाइट कर सकते हो। तो मैंने कहा कि आप बताइए कैसे, मंत्र कुछ दीजिए कि कैसे पढ़ूँ। तो जाओ तुम कोई 2 सेक्शन हिंदी साहित्य के इतिहास से उठाओ और पढ़ डालो, और तीसरा सेक्शन जो है वो तुमको सतही निगाह से भी डाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 सेक्शन पे पूरी तरह से तुम्हारा कमांड होना चाहिए। और खासकर अगर आदिकाल और मध्यकाल पे कर लिए तो तुम JNU में प्रवेश पा सकते हो। उनकी बातों को सुन के ऐसा लगा कि मैं शायद JNU में आ सकता हूँ और मैंने JNU का फॉर्म भर दिया और कुछ ही दिनों बाद मैंने परीक्षा दी और सौभाग्य से मेरा सिलेक्शन JNU में हो गया। JNU में आना, जिस वक्त मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक तीसरे दिन ICICI बैंक की जो प्रूडेंशियल शाखा है, जो लाइफ इंश्योरेंस की शाखा है, तो ICICI प्रूडेंशियल में मुझको दिल्ली साउथ जोन हेड के तौर पे इनवाइट किया गया। और मुझे याद है कि मैं बैठा था, बदरे आलम जी हैं रशियन डिपार्टमेंट में, वो थे, उपेंद्र कुमार थे, डॉक्टर नरसिम्हा जो भी मधेपुरा में हैं, तो वो सब कोई बैठे हुए थे और वो आकर के कहे कि तुम इसको ज्वाइन कर लो। लेकिन मैंने ये चीज़ सोच लिया कि मुझे ये नौकरी ज्वाइन नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ मुझे अकादमिक जगत में अभी रहना है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई बोलने वाला ना हो। तो मैंने अपने आप को यहाँ ला करके खड़ा किया और नौकरी छोड़ करके JNU में अपनी पढ़ाई शुरू की। JNU में मैंने हिंदी में स्नातकोत्तर किया और फिर MPhil किया। MPhil करने के बाद ही मेरी नौकरी भी JNU में लगी बतौर ई-लर्निंग विशेषज्ञ के तौर पे। और पहले तो मैं सलाहकार बना और उसके बाद ई-लर्निंग विशेषज्ञ के तौर पे मेरी नौकरी 2014 में JNU में हुई। 2014 से लेकर के मैं जब तक यहाँ ज्वाइन नहीं किया तब तक मैं JNU में ही रहा और काम करते रहा भारत सरकार के सबसे बड़े अकादमिक प्रोजेक्ट स्वयं पे। तो मैंने भारत सरकार के 2 बड़े अकादमिक प्रोजेक्ट पे काम किया। पहला था EPG पाठशाला और दूसरा स्वयं मोक्ष की बात तो मैं करूँगा ही। पहले मैं EPG पाठशाला के बारे में बताना चाहूँगा। मैं नवोदय विद्यालय में कंप्यूटर सीखा और उसके प्रति एक गहरी रुचि रही। मैंने किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर के फिर आगे कंप्यूटर नहीं सीखा, कंप्यूटर लिया और ख़ुद से सीखना शुरू किया। बाद में मेरे एक मित्र हैं, सीनियर हैं, अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात में हैं, उन्होंने कहा कि उज्ज्वल क्यों नहीं तुम कनाडा से ई-लर्निंग कर लेते हो, मैं कर रहा हूँ। तो मैं कहा कि
क्या होगा इसमें करके। तो उन्होंने कहा कि अगर वहाँ से करते हैं, क्योंकि भारत में तो कहीं होता नहीं, और तुम हिंदी में करो, क्योंकि जितने लोग कर रहे हैं सभी इंग्लिश मीडियम में हैं, अगर हिंदी मीडियम में अभी तक मेरी नज़र में कोई नहीं है। तो मैंने उस समय में 2000 शायद 8 होगा, 8 या 9, उस समय में मैंने कोर्स इनरोल किया। हालांकि परीक्षा मैंने नहीं दी और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ने के बाद मुझे ये मेरी समझ बनी कि ई लर्निंग को लेकर के हिंदी में एक फोबिया है कि मैं कंप्यूटर नहीं छू सकता, मैं कंप्यूटर पे इस तरह का काम नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा नहीं, मैं कंप्यूटर को भी बहुत बारीकी से सीखूंगा, और मैंने अपने अंदर एक भर लिया कि हर दिन एक सॉफ्टवेयर पढ़ना है। अगर एक सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे, जब वो ख़त्म होगा तो फिर दूसरा सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। तो मैंने जो हिंदी के कोर्स थे उसके समानांतर कंप्यूटर का अध्ययन भी शुरू किया। सौभाग्य यह है कि उसी के कारण आज मैं जो IIT बॉम्बे है वहाँ से जो कंप्यूटर पढ़ाया जाता है स्पोकन ट्यूटोरियल के द्वारा, मैं उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हूँ, एक्सटर्नल कंट्रीब्यूटर भी हूँ और डोमेन रिव्यूअर भी हूँ। तो मैं IIT बॉम्बे से कंप्यूटर जो है बिहार के लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि वो वर्नाकुलर के अंतर्गत वो काम हो रहा है, तो मैं वहाँ पे उसको भी पढ़ाता हूँ। फिर JNU में ही नौकरी करते हुए मैं सबसे फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रणाम करना चाहता हूँ अपने गुरुदेव प्रोफेसर राम बख्श का, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया और यह समझ बनाई मेरी कि नहीं, मैं इस बड़े प्रोजेक्ट को कर सकता हूँ। और उन्होंने मुझे अलग अलग चीज़ों का दायित्व देना शुरू कर दिया और मैंने EPG पाठशाला का काम पूरा किया। फिर बाद में जब EPG पाठशाला जो कि MA स्तर का पाठ्यक्रम तैयार कर रहा था, उसमें लगभग 500 से अधिक वीडियो थे, 500 से अधिक कंटेंट थे, क्वेश्चंस थे, वो सबको संपादित करना, उसको अपलोड कराना, ये सारे काम हमने किए। EPG पाठशाला में मैंने ई लर्निंग के संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण किया प्रोफेसर राम बख्श के साथ मिलकर के। और इसी दौरान मुझे भारत के लगभग 200-250 प्रोफेसर से मिलना जुलना हुआ और उनका सलाहकार भी बनने का मौका मिला। और साथ ही उनके साथ काम करते हुए मैंने पाठ्यक्रम को बारीकी से सीखा कि कैसे किसी स्नातक स्तर के बच्चों के लिए लिखा जा सकता है, कैसे किसी स्नातकोत्तर बच्चों के लिए लिखा जा सकता है, कैसे किसी स्वतंत्र पाठक के लिए लिखा जा सकता है। सबकी भाषा अलग होती है, यह सब कुछ मैंने उन्हीं लोगों से सीखा। इसी परियोजना पे काम करते हुए मेरे कहूँ कि गॉड फादर की तरह प्रोफेसर देवशंकर नवीन से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने भाषा की बारीकी मुझे सिखाई कि शब्द जो होते हैं वह प्रायः प्रयोग तो होते हैं, लेकिन सही अर्थ में सही जगह शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाए, यह प्रोफेसर देवशंकर नवीन ने मुझे भाषा की बारीकी सिखाई और शब्दों का प्रयोग सिखाया। उन्होंने जब परियोजना को संभाला, मुक्स हिंदी परियोजना को, तो उसका पूरा दारोमदार मेरे कंधों पर ला करके रख दिया। मैं उस परियोजना में कोऑर्डिनेटर के तौर पे रहा और स्नातकोत्तर स्तर के 4 पाठ्यक्रमों को भारत सरकार के स्वयं पोर्टल पर मैंने प्रस्तुत किया, जिसमें से पहला पाठ्यक्रम था हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें 40 मॉड्यूल थे, और उसके बाद दलित साहित्य जिसमें 40 मॉड्यूल थे, फिर आधुनिक काव्य 2 और हिंदी गद्य साहित्य, कथा साहित्य। इन 4 प्रश्न पत्रों को मैंने मुक्स के लिए कन्वर्ट किया और उसे भारत सरकार के स्वयं पोर्टल पर अपलोड किया। इस पूरे 4 पाठ्यक्रम में मेरे 24 आलेख पढ़ाए जाते हैं और यह सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर देवशंकर नवीन के कारण है, क्योंकि उन्होंने UGC से यह परमिशन मांगा कि मुझे लिखने का मौका दिया जाए। और उसके बाद फिर BPSC में मैंने साक्षात्कार दिया और वर्तमान समय में यहाँ तक आया हुआ हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ तक मेरी यात्रा हुई, जिन संघर्षों को मैंने किया, बहुत सारे संघर्ष ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्ति बताता नहीं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि संघर्ष की अभिव्यक्ति सहानुभूति की आकांक्षा रखती है। मैं सहानुभूति की कामना नहीं करता। मैं यह जानता हूँ कि अपना मनोबल बढ़ाया जाए
तो कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए मैं जितने भी श्रोता हैं उन सबको एक टिप्स देना चाहूँगा कि अपना मनोबल हमेशा बहुत बढ़ा के रखें कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरी माँ ने एक एस्ट्रोलॉजिस्ट को मुझे दिखाया, और रावण संहिता जिसको कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के देवरिया में कुशीनगर के पास में वो रहते हैं। तो उन्होंने देखा और कहा कि यह बच्चा जो है वह ग्रेजुएशन के आगे किसी कीमत पे पढ़ नहीं सकता। शायद यह एक मेरे लिए चैलेंज भी था, और मैंने उस दिन बिल्कुल यह ठान लिया कि अकादमी जगत में जो सबसे ऊपर की डिग्री है मैं वहाँ तक जाऊँगा। और शायद इसलिए भी मैंने अपनी नौकरी वगैरह सब त्यागने की जो मेरी आकांक्षा थी, ठीक है, कि मेरी जो आकांक्षा सबसे अधिक डिग्री पाने की थी उसमें मेरी नौकरी बाधा ना बने, मैंने सबको छोड़ते हुए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की और पीएचडी की। जेएनयू से मैंने अपनी पीएचडी की। दूसरा मैं आपको यह टिप्स देना चाहूँगा कि अपनी आँखें जो हैं वह खोले रखें। इसलिए कि जब मैं यहाँ से गया दिल्ली तो मेरे अंदर यह सिर्फ और सिर्फ था कि मुझे कॉमर्स पढ़ना है। किसी ने मेरी आंखें नहीं खोली कि मुझे अन्य किस क्षेत्र में फ़ायदा हो सकता है। जब कोई मार्गदर्शक मिलता है तो आपकी गति बदल देता है, आपकी दिशा बदल देता है। तो जैसे मेरे लिए शिवाशंकर मोहंती, अमित कुमार, इन लोगों का जीवन में खास योगदान है दिशा बदलने के लिए, तो मैं उसी तरह चाहता हूं कि आप सबसे पहले उन लोगों से मिलें जो लोग अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं, जिन लोगों ने ये संघर्ष यात्रा की है। उनसे जाकर के पर्सनली टिप्स लें कि कैसे हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही हिचक निकालने की आवश्यकता है। जब कोई बड़ा दायित्व मिले तो उससे पीछे ना जाएं, यह बड़ी बात होती है। तो 2-4 बातों को आप ध्यान रख लें कि मनोबल बढ़ा रखें और कभी अपने मनोबल को कम ना करें, सभी दिशाओं की ओर देखते रहें। तीसरी बात यह थी कि हर काम को या हर चुनौती को स्वीकार करने का साहस रखें, तभी आप सफल हो सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। मैंने अपनी बात बताई, अब मैं अपने काम से भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ। मैं कॉमर्स के क्षेत्र में काम करता रहा, तब तक मैं मेट्रो में काम किया, बैंकिंग सेक्टर में काम किया, लेकिन जब मैं साहित्य से जुड़ा, हिंदी से जुड़ा, तो लेखन तो चलता रहा। साथ ही साथ मैंने जो मेरी खास भूमिका है तो वह है ईपीजी पाठशाला और मुक्स। यह भारत सरकार का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो पूरे भारत को कहें कि सामग्री प्रदान कर रहा था, निःशुल्क सामग्री। तो इसलिए आवश्यक यह था कि उसको इस कदर प्रस्तुत किया जाए कि छोटे से छोटे शहरों के बच्चों को भी वह सुबोध हो, और जो बड़े से बड़े शहर के बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए भी उपयोगी हो। तो मैंने उसके अंतर्गत 315 मॉड्यूल्स का निर्माण करवाया और अपनी उसमें जो सामग्री है उसमें सहयोग दिया, साथ ही उसका संपादन किया। बाद में आकर के लगभग 160 मॉड्यूल जो मुक्स के लिए मैंने तैयार करवाए उसमें भी अपना सहयोग दिया। और हिंदी के विकास में मेरा यह मानना है कि जो ई लर्निंग है, हिंदी साहित्य अध्ययन के विकास में कहूँ तो ई लर्निंग बहुत ही सहयोगी है, और इसका मैंने यहाँ पे भी लाभ उठाया। जब कोरोना काल आया, जब सभी लोगों ने यह कहना शुरू किया कि हिंदी में किसी भी विषय में ऑनलाइन डिजिटल पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो हमने उस समय में यह करके दिखाया और सक्सेसफुली करके दिखाया। आज हमारे विभाग अध्यक्ष इस बात के गवाह हैं कि हमने एक एक दिन में 100 बच्चों को जोड़ करके पढ़ाया है, और यही हमारी उपलब्धि है। जब पढ़ाने का दौर शुरू होता है तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है छात्रों की पहचान करना, कि कौन से छात्र हमारी बातों को समझ पा रहे हैं और कौन से छात्र हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम जब फेस टू फेस पढ़ाते हैं तो वहाँ पे इस चैलेंज को स्वीकार करना थोड़ा सहज होता है, लेकिन जब हम डिजिटली पढ़ा रहे होते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहे होते हैं, तो वहाँ एक तरफा संवाद होता है, जिस कारण से यह दिक्कत आती है। जब मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ
तो मैं सबके चेहरे को देखते रहता हूँ कि किसे अधिक समय देना है, कैसे पढ़ाना है। और मैंने अपना मोबाइल नंबर, ये चूँकि मोबाइल नंबर पूरे बिहार भर के लिए दिया गया था अखबारों में, और मैं किसी को भी जब भी कोई बच्चा फ़ोन करे तो मैं उसका सहयोग करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए ही नहीं उपलब्ध हूँ, हिंदी पढ़ रहे या किसी भी अन्य विषय को पढ़ रहे छात्रों के लिए भी उपलब्ध हूँ। इसीलिए आज जेएनयू में मेरे 2 रिसर्च स्कॉलर मुझसे लगातार संपर्क बनाए रखते हैं। मैं उनका थीसिस देखता हूँ, उनका सिनॉप्सिस देखता हूँ। अंबेडकर विश्वविद्यालय में भी मेरे छात्र हैं जो काम कर रहे हैं और मैं उनका थीसिस चेक करता हूँ यहाँ बैठे बैठे। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरे छात्र हैं, इफ्लू में मेरे छात्र हैं। सभी जगह आप जाएं तो वहाँ पे मेरे छात्र आपको मिल जाएंगे जो यह बताएंगे कि मैं उनको समय देता हूँ और उनसे बातचीत करता हूँ। यहाँ के भी छात्रों को मैं अलग से भी, यहाँ तक कि मैं अपनी पुस्तकें भी देता हूँ। जो छात्र ये बहाना ना करें कि मेरे पास ये किताबें नहीं हैं, आज भी लगभग मेरी किताबें जो हैं मेरे छात्रों के पास ही रही हैं, तो मैं उनको पढ़ने के लिए पुस्तकें भी उपलब्ध कराता हूँ और मैं हर संभव कोशिश करता हूँ कि उनकी पहचान बने। यही कारण है कि इस बार हमारे जो साथ पढ़ रहे बच्चे थे, छात्र थे, उनमें से 12 बच्चों ने नेट और जीआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है। जो टर्निंग पॉइंट है मैं उसको 3-4 जगहों पे देखता हूँ। पहला, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन। उसने एक छोटे कस्बे से मुझको ला करके एक बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया जहाँ पे मैं अपने सपने को साकार कर सकता था। दूसरा, दिल्ली जाना, जहाँ पे एक प्रश्न ने मेरे अंदर के ईगो को उठाया, मेरे मनोबल को उठाया और हर चीज़ों को अपने स्तर पे या अपने सहारे समझने की कोशिश करने का मौका दिया और उससे लड़ने की शक्ति दी। तीसरा जो टर्निंग पॉइंट है वह है जेएनयू में सिलेक्शन। जेएनयू में सिलेक्शन और दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक की नौकरी, दोनों में से किसी एक का चयन जिसमें मैंने जेएनयू में सिलेक्शन को अपना स्वीकार किया। चौथा जो टर्निंग पॉइंट है वह है जेएनयू में नौकरी और दूसरी तरफ डार्क वाइट प्रोडक्शन के अंतर्गत फिल्म लेखन का काम मिलना और एक ऐसे दुनिया में ले जाना जहाँ पे मैं चाहता तो स्टार की तरह जी सकता था, क्योंकि उस अनुबंध में 22 कंट्री का में घूम करके रिसर्च करना था। साथ ही एक अच्छी जो कहें कि मानदेय थी वो भी मिलना था, लेकिन मैंने उसे भी नहीं चुना और सिर्फ जेएनयू की नौकरी चुनी और मैंने वहाँ पे अपना काम किया। शायद यही कारण है कि आज मैं उसी काम को करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ और भारत में जितने भी लोग जानते हैं शायद इसी कारण से जानते हैं कि मैंने वह प्रोजेक्ट किया है। दूसरी बात यह है कि मैंने जो ईपीजी पाठशाला किया और मुक्स किया, यह भी मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसके पहले थोड़ा भ्रम बना हुआ था कि हिंदी में क्या मैं आगे की शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ा सकता हूँ या नहीं बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने यह देखा कि नहीं, ई लर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं शिक्षा दीक्षा को व्यापक स्तर पर फैला सकता हूँ। यही कारण है कि मैं प्रत्येक वर्ष 3500 बच्चों को पूरे भारत में हिंदी पढ़ाता हूँ, स्नातकोत्तर स्तर की हिंदी, और इसके लिए मुझे पिछले वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नेशनल मेजेस्टी अवार्ड मुझे दिया गया। मैं छात्रों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी हार न माने, नई चुनौतियों को स्वीकार करें और यह खासकर हिंदी के विद्यार्थियों को यह बताना चाहता हूँ कि हिंदी में सबसे अधिक नौकरी के स्कोप्स हैं। आप उसको समझने की कोशिश करें और यहाँ तक कि आप स्वतंत्र होकर के भी अर्थोपार्जन कर सकते हैं हिंदी में, यह भी बहुत बड़ी बात है। यह दूसरे विषयों में आपको शायद न मिले। तीसरी बड़ी बात यह है कि हिंदी जो है वह आपकी प्रतिष्ठा की भाषा है, क्योंकि जब आप अपनी भाषा में काम करते हैं तो आप अपने सम्मान को बनाए रखते हैं, अपने राष्ट्र के सम्मान को बनाए रखते हैं। इस तरह से आप कहें कि सबसे बड़ी बात है कि मनोबल बढ़ाए रखें, अपने विषय को जानें, जो भी जानें उसको बहुत गहराई से जानें। कोई विषय पढ़ रहे हो उसको गहराई से पढ़ें। मैं सक्सेस स्टोरी पे काम करने वाले
अमित कुमार को धन्यवाद देता हूं और उनके AM+ यूट्यूब चैनल को भी धन्यवाद देता हूं, जो इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो द्वारा छात्रों में एक गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, साथ ही नई दिशाओं से उन्हें अवगत कराने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अभी हम जो शिक्षा दीक्षा पा रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि हमारी नैतिक शिक्षा भी आवश्यक है, क्योंकि नैतिक शिक्षा राष्ट्र के विकास में सहयोगी होती है, मानवता के विकास में सहयोगी होती है। इसलिए सभी छात्रों से, सभी श्रोताओं से यह अनुरोध है कि जो भी विचार करें वह नैतिक विचार हो, सही विचार हो, और इसी विचार के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ते रहें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं AM+ में, यानी ए मीडिया प्लस में। सही विचार सही विकास, ये प्रस्तोता के अपने व्यक्तिगत विचार है। इनके किसी भी तर्क अथवा विचारधारा के प्रति AM+ यूट्यूब चैनल उत्तरदायी नहीं है। धन्यवाद।